नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा सत्य की होगी जीत। सत्येंद्र जैन का भी कैश लेन देन से इनकार। कपिल सीबीआई को आज सौंपेंगे सबूत। नक्सल विरोधी अभियानों में सशस्त्र बलों की तैनाती से इनकार। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि का बयान। सुकमा में नक्सलियों से निपटेंगे 2000 कोबरा कमांडो। पाकिस्तान में भारतीय महिला से जबरन निकाह, मदद के लिए भारतीय उच्चायोग मिली शरण। वतन वापसी की कोशिशों में जुटी सरकार। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। 13 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव में उत्तर कोरिया के अलावा घरेलू मुद्दे भी हावी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान। युवराज, रोहित और शमी की वापसी। 4 जून को पाकिस्तान के साथ पहला मैच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घमासान तेज होता जा रहा है। मंत्रिमंडल से बाहर किए गए कपिल मिश्रा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी में केजरीवाल और उनके 2 करीबियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यही नहीं, आरोपों को पुख्ता करने के लिए कपिल ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती भी दी। कपिल मिश्रा के आरोपों को पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। कपिल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा सोमवार को दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पहुंचे। उन्होंने टैंकर घोटाले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राजनीतिक सलाहकार आशीष तलवार पर जांच को दबाने का आरोप लगाया गया है। ये मामला पूर्व की शीला दीक्षित सरकार के समय का है। शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नए आरोप लगाए। छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पूरे मामले में बीजेपी की मिलीभगत है। जिसकी आज सुबह चिता दफनाई गई, जिसको चिता में आग लगाई गई, जिसकी आज सुबह उस व्यक्ति की चिता में आग लगने के 2 घंटे के बाद कपिल मिश्रा उनके बारे में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में उलझुल बोल रहे हैं। थोड़ी सी तो इंसानियत रखें। उधर बीजेपी नेताओं ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। पार्टी ने टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल जी आज भी उन्हीं कंपनियों से उसी रेट पर जो शीला दीक्षित जी ने तय किए थे, जिसमें 400 करोड़ रुपए का घोटाला जारी है, उसी रेट पर काम क्यों करवा रहे हैं? क्यों उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट जारी है? कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की जल्द जांच की मांग की। जो एक ऐसी पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार को हटाने के नाम के ऊपर बनी थी और 7 मंत्रियों में से मुख्यमंत्री समेत 6 के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस, संगीन आरोप लगे हैं, तो कैसी ये पार्टी है और कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं? कपिल मिश्रा को शनिवार रात दिल्ली कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था। रविवार को मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की घूस लेते हुए देखा था। इस मामले में कपिल मिश्रा ने सीबीआई से भी मिलने का समय मांगा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा है जो केजरीवाल के बचाव में है, दूसरी तरफ कपिल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने उन जांच एजेंसियों पर भरोसा दिखाया है जो कभी उनके निशाने पर हुआ करती थी। बहरहाल उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल को कपिल मिश्रा की चुनौती का सामना करना पड़ता है या केजरीवाल इसमें सही साबित होते हैं। कैमरा पर्सन मनीष भल्ला के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के आरोपों पर कल चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि इसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से होगी। दिल्ली में आज विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में राजधानी में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का असर देखने को मिल सकता है। इनमें कपिल मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करना,
और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पैसे लेने के गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सचिवालय समेत 6 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी और अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आम आदमी पार्टी से फंडिंग की डिटेल मांगे जाने का मुद्दा भी आज के सत्र में उठ सकता है। राज्य सरकार जीएसटी के मसले पर भी चर्चा कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सल समस्या का हल गोली से मुमकिन नहीं है। उन्होंने नक्सलियों को मिल रही आर्थिक मदद पर रोक लगाने पर जोर दिया है। सुकमा हमले के बाद नक्सल समस्या के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार को गृह मंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल पीड़ित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा रणनीति पर काम करना होगा। उन्होंने गोली के बजाय आक्रामक नीतियों पर जोर दिया। गृह मंत्री ने एकीकृत और रणनीतिक कमान बनाने की बात कही। देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या का निदान किसी सिल्वर बुलेट से संभव नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इसलिए अलग अलग स्तरों पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियां बनाने की जरूरत है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, ओडिशा के नवीन पटनायक, झारखंड के रघुवर दास और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से वरिष्ठ मंत्री बैठक में पहुंचे। बैठक में नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, जानमाल की नुकसान कम करने की रणनीति, विशेष बल बनाना और उसकी तैनाती जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का टाइम बाउंड क्रियान्वयन कैसे सकते हैं, केपीआईज के माध्यम से उसका समीक्षा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है बिना समन्वय के, वो चाहे पुलिस का हो और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन का हो या उस क्षेत्र में काम करने वाली दूसरे एजेंसी के। तो ये कंप्लीट उन्होंने इस बात को दिया कि बेहतर तालमेल के साथ ही हम समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 25 जवानों की जान ले ली थी। 2 महीने में अकेले छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 37 जवानों की मौत हुई है। 20 सालों में नक्सली हमले में 12,000 लोगों की जान गई है। इनमें से करीब 2700 सुरक्षा बलों के जवान हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र ने नक्सल विरोधी अभियानों में सशस्त्र बलों की तैनाती से साफ इनकार किया है। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पुलिस बल और राज्य के पुलिसकर्मी दशकों से प्रशिक्षण के लिए सेना में जाते रहे हैं। गृह सचिव ने कहा है कि नोटबंदी से नक्सलियों को मिलने वाले धन का स्रोत बंद हो गया है, इसलिए हाल में हथियारों को छीनने की घटनाएं बढ़ी हैं। नक्सलियों ने निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले और इसके आसपास कोबरा बटालियन के 2000 अतिरिक्त कमांडो को शामिल किया जाएगा। सुकमा और इसके आसपास के इलाकों में कई बड़े नक्सली हमले हुए हैं। बुरकापाल में 24 अप्रैल को हुए हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले 11 मार्च को सुकमा में ही हुए नक्सली हमले में 12 जवान शहीद हुए थे। A lot of CPFs and state polices have been going for decades now for specialized trainings to the army. Now that has been going on for decades, and that of course will continue in future also. But there is nothing new to either the training part of it, and there is no question at all of involving the army in this operation. नक्सल पीड़ित राज्यों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर समस्या को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नक्सल रणनीति को लेकर केंद्र राज्यों की पूरी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण स्कूल योजना का फंड रोकने के लिए सवाल किया। नीतीश कुमार ने केंद्र की ओर से नक्सल विरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर दिए जाने की मांग खारिज किए जाने की बात भी रखी। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नक्सल समस्या को लेकर राज्य अपने ही संसाधन का इस्तेमाल करना है राज्यों को, तो ऐसी बैठक का औचित्य क्या है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कश्मीर के लोगों को लेकर न्यूज चैनलों पर होने वाली बहस में संयम बरतने की सलाह दी है। वहीं पुलिस का दावा है कि पिछले 1 साल में करीब 95 कश्मीरी युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए।
और करीब 200 आतंकवादी घाटी में सक्रिय हैं। कश्मीर के आईजी एसजेएम जिलानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर बैन की 1 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। कश्मीर घाटी के पुलवामा में सोमवार को छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रोके जाने पर पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और हल्का बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारी 15 अप्रैल को पुलवामा में छात्रों के साथ सख्ती करने वाले सुरक्षा बलों पर कार्रवाई और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे थे। As of now, there are about 200 active militants, which is roughly the same number that has been there last year as well. There are about 90 odd militants, there are 90 odd people who had joined militancy last year. जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के कुछ लोग ही पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हैं। ऐसे में मीडिया को ऐसी बहस से बचना चाहिए जिसमें पूरे कश्मीरियों को लेकर देश के लोगों में नकारात्मक छवि बने। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि इस किस्म के से गुरेज करे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल बनता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो आजकल की सिचुएशन है कंसर्न है, सीरियस है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिचुएशन हल नहीं हो सकती। बीजेपी महासचिव राम माधव का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा काफी संवेदनशील है, इसलिए इसको लेकर राजनीति से बचने की जरूरत है। Jammu Kashmir issue is a much serious issue to be, taken to a level of political mudslinging. इस बीच जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सोमवार से राज्य सरकार का कामकाज शुरू हो गया। यहां अगले 6 महीने के लिए सचिवालय, राजभवन और दूसरे ऑफिस खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर सरकार और राज्य पुलिस महकमे को नोटिस जारी किया है। काउंसिल ने पिछले हफ्ते एक पत्रकार पर हुए हमले पर जवाब मांगा है। 5 मई को बारामूला के सोपोर में विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर कथित तौर पर पुलिस बल ने हमला किया। मामले में खुद संज्ञान लेते हुए पीसीआई ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजा है। जीएसटी विधेयक को पास कराने के लिए आज गुजरात विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा की आज की कार्रवाई राज्य के बजट सत्र का ही हिस्सा होगी। गुजरात सरकार ने फरवरी-मार्च में बजट सत्र बुलाया था, जिसका औपचारिक समापन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला केस में सोमवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में उन पर आरोप रद्द किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव पर चारा घोटाले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 9 महीनों में इस मामले का निपटारा करने को कहा है। अब चारा घोटाले से जुड़े अलग अलग मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 45 अन्य आरोपियों पर केस चलेंगे। And if the judgment is so good that I find that my arguments are wholly properly dealt with and properly overruled, I may not do anything more. Because this is not such a great loss. Only the judges have decided to hear the main appeal instead of dismissing it on limitation. इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू पर घोटाले की साजिश रचने और धारा 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी मामले में देरी करने पर फटकार लगाई। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विश्वास है कि जिस तरह से एक मामले में 1993 में लालू यादव को सजा हुई है, ये 4 मामले भी उसी प्रकार मिलते जुलते मामले हैं और इस चारों मामलों के अंदर लालू यादव को सजा निश्चित तौर पर होगी। सीबीआई को भी डांट लगाई है कि क्यों सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट आने में देरी की है और कहा कि जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा किया जाए। आरजेडी का कहना है कि ये लालू प्रसाद यादव के लिए झटका नहीं है कि ट्रायल के दौरान सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इसी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी डीए केस में राहत मिली है, इसी से राहत मिलेगी। सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों पर से कुछ धाराएं हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत
45 आरोपी हैं। घोटाले के दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली मेट्रो में सफर करना अब महंगा होगा। डीएमआरसी ने किराए में करीब 80% की बढ़ोतरी की है। न्यूनतम किराया 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। 2 किलोमीटर के सफर के लिए अब 10 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर के लिए 15, 5 से 12 किलोमीटर के लिए 20 रुपए, 12 से 21 किलोमीटर के लिए 30 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर तक के लिए 40 रुपए किराया देना होगा। 32 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 50 रुपए खर्च करने होंगे। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर इन किरायों में छूट दी गई है। नए किराए बुधवार से लागू होंगे। अक्टूबर में अधिकतम किराया 60 रुपए हो जाएगा। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। गुजरात दंगे में सामूहिक दुष्कर्म के शिकार बिल्किस बानो ने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से उनका न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि दोषियों को पैरोल मिलना उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बिल्किस ने कहा कि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर शुरू करना चाहती हैं। बिल्किस बानो के लिए 2002 के गुजरात दंगों से अब तक का सफर खौफनाक मंजर की तरह बीता है। सोमवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि 4 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे वो संतुष्ट हैं। आया है, बहुत अच्छा आया है, इससे मैं इसके आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद है और मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और आगे से बड़े करूँगी। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज संस्था के कार्यक्रम में बिल्किस के पति याकूब भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोषी ठहराए गए लोगों को पैरोल मिलने पर उनको खतरा हो सकता है। साथ जो निचली कोर्ट ने अदालत ने जो जजमेंट दिया था उस टाइम पे, उसके बाद की जो जिंदगी थी हमारी, बहुत डर रहे थे हम लोग कि बार बार उनको पैरोल मिलती थी। हर बार 2 महीने में पैरोल मिलती थी। गांव में आते थे वो लोग और उनका खुद का पर्सनल मीटिंगें करते थे वो लोग। तो उस चीज़ों से भी हमको बहुत डर लग रहा था कि हम ये लोग पैरोल पे आते हैं तो उसको वो लोग हमको कुछ हैरानगी करेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व नौकरशाह एनसी सक्सेना ने दंगों के बारे में सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी पूर्वाग्रह से काम करते हैं। अधिकतर ऐसे राइट्स जहां पर कि कई दिन तक राइट्स चले हों, वहाँ पर मुसलमानों की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 टाइम्स 15 टाइम्स देन द डेथ्स ऑफ हिंदूज। और दूसरी बात ये है कि इन सब के पीछे पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। गुजरात दंगों के दौरान ही बिल्किस बानो के परिवार पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत को सतत मानव बस्तियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएन हैबिटेट का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। वेंकैया नायडू अगले 2 साल तक यूएन हैबिटेट के काउंसिल के अध्यक्ष रहेंगे। वो आज से कीनिया के नैरोबी में होने वाले यूएन हैबिटेट की 58 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1978 में वजूद में आने के बाद भारत को तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले भारत 2007 और 1988 में भी अध्यक्ष रह चुका है। यूएन हैबिटेट दुनिया भर में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ मानवीय वस्तुओं का समर्थन करता है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में एक भारतीय महिला ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के रहने वाले शख्स से उसका निकाह जबरदस्ती कराया गया। महिला ने स्वदेश लौटने के लिए भारतीय उच्चायोग से मदद मांगी है। भारत सरकार 20 साल की उज़्मा को सुरक्षित वतन वापस लाने के लिए पाकिस्तान के साथ समन्वय बनाए हुए है।
पाकिस्तान में फंसी भारतीय महिला उज़्मा ने पाकिस्तान में जबरन निकाह कराए जाने के आरोपों के बाद भारतीय उच्चायोग में शरण ली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि उज़्मा को भारत लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सोमवार को उज़्मा के भाई ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और अपनी बहन को जल्द से जल्द बचाने के लिए सरकार से मदद मांगी। सोमवार को उज़्मा ने इस्लामाबाद की एक अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराया। उज़्मा ने बताया कि उसके पति का नाम ताहिर अली है, जिससे उसका निकाह बंदूक की नोक पर कराया गया था। महिला ने घरेलू हिंसा और शोषण का आरोप भी लगाया है। आरोपों के मुताबिक महिला के आव्रजन कागजात छीन लिए गए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही शादी कराने वाले मौलवी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले रविवार को ताहिर अली नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने आरोप लगाया था कि वो उज़्मा के साथ हाई कमीशन वीज़ा लेने गया था, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उज़्मा को रोक लिया। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वो उसकी सीमा में घुसकर आतंकी पनाहगाहों को निशाना बनाएगा। ईरानी सेना के मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी ने कहा कि अगर आतंकी हमले जारी रहे तो फिर आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों पर हमला किया जाएगा, वो स्थान जहां कहीं भी हों। पिछले महीने आतंकियों के हमले में ईरान के 10 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दक्षिण कोरिया में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए 13,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 13 उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के उम्मीदवार मून जे इन की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में मून जे पार्क गुन से मामूली अंतर से हारे थे। हालांकि उन्हें मध्यमार्गी विचारधारा वाले आन चल सू से कड़ी चुनौती मिल रही है। चुनाव में उत्तर कोरिया के अलावा घरेलू मुद्दे भी हावी हैं। देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर कोरिया के साथ बढ़े तनाव के बीच हो रहे चुनाव पर निगरानी रखी जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पार्क गुन को इस्तीफा देना पड़ा था। मार्च में पार्क गुन को महाभियोग के जरिए पद से हटा दिया गया था। उन पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप थे। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार ही किया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास हुए कार धमाके में 6 लोगों की मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये धमाका शहर के पास इटालियन कैफे के पास हुआ है। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-शबाब ने ली है। अल-शबाब इससे पहले भी इस इलाके में आत्मघाती हमले करता रहा है। बात खेलों की। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इसमें युवराज सिंह, रोहित शर्मा, मनीष पांडे और मोहम्मद शमी की वापसी हुई है, लेकिन गौतम गंभीर, सुरेश रैना और हरभजन सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है। कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह, शिखर धवन, मनीष पांडे और केदार जाधव बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे, जबकि विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के अलावा आर अश्विन, रवींद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को भी टीम में जगह मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 1 जून को इंग्लैंड में होगा। टीम इंडिया को ग्रुप बी में पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 4 जून को होगा। और अब बात खास शख्सियत की। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की आज जयंती है। गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। राजनीति के अलावा उन्होंने समाज सुधार के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना की, जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। उदारवादी विचारों के लिए मशहूर गोपाल कृष्ण गोखले 1899 में बंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित किए गए। गोखले भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का अहम योगदान रहा। मशहूर गजल गायक तलत महमूद साहब की रेशम सी आवाज़ और बेमिसाल अंदाज उनकी खूबी रही।
मकबूल तरीन फनकार तलत साहब की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर याद करते हैं इस बेहतरीन गायक को। आवाज में कपकपी और रेशम सा एहसास तलत महमूद साहब की खासियत रही। लखनऊ में पैदा हुए तलत साहब को संगीत के क्षेत्र में आने के लिए घर वालों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन संगीत से दिल लगा बैठे तलत साहब ने काफी कम उम्र में ही गजलों पर अपनी पकड़ बना ली थी। उन्होंने कोलकाता से बतौर नायक फिल्म करियर की शुरुआत की। कई फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन तलत साहब का पहला प्यार गजल और प्लेबैक सिंगिंग ही रहा। आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, दिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। 1949 में आई फिल्म राखी और 1950 में आई फिल्म अनमोल रत्न से उनके करियर को रफ्तार मिली। 1950 में रिलीज हुई फिल्म आरज़ू। दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां। इस फिल्म में उनकी गजल को भरपूर कामयाबी मिली। तलत और दिलीप साहब की जबरदस्त जोड़ी बनी। इस जोड़ी को कई फिल्मों में दोहराया गया। 60 के दशक में जब संगीतकारों ने पाश्चात्य धुनों पर गाने बनाने शुरू किए तो तलत साहब की मांग कम होने लगी। उन्होंने कभी गजल की नजाकत के साथ समझौता नहीं किया। गजल गायकी को तलत साहब ने शीर्ष पर पहुंचाया। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा सत्य की होगी जीत। सत्येंद्र जैन का भी कैश लेन देन से इनकार। कपिल सीबीआई को आज सौंपेंगे सबूत। नक्सल विरोधी अभियानों में सशस्त्र बलों की तैनाती से इनकार। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि का बयान। सुकमा में नक्सलियों से निपटेंगे 2000 कोबरा कमांडो। पाकिस्तान में भारतीय महिला से जबरन निकाह, मदद के लिए भारतीय उच्चायोग में ली शरण। वतन वापसी की कोशिशों में जुटी सरकार। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। 13 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव में उत्तर कोरिया के अलावा घरेलू मुद्दे भी हावी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान। युवराज, रोहित और शमी की वापसी। 4 जून को पाकिस्तान के साथ पहला मैच। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।